नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2082, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मार्च सन 2025। इसके अलावा शनिवार यानी आज शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। MSP को लेकर सरकार पर भड़के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले 24 फसलों पर MSP देने का वादा झूठा किया, कम रेट में खरीदी जा रही है सरसों की फसल। हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट 15 मई तक जारी होगा, 2 अप्रैल से शुरू होगी मार्किंग प्रक्रिया। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला, किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। हरियाणा में शुरू हुई 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन, एक कॉल पर मिलेंगी सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने किया उद्घाटन। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा घरौंडा में आयोजित 11वें सब्जी मेले में पहुंचे, कहा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि मेले लगाने होंगे। हरियाणा जेल विभाग में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन। दुष्यंत चौटाला बोले प्रदेश का बजट नई बोतल में पुरानी शराब, बीजेपी की कथनी करने में अंतर, एक व्यक्ति के दबाव में गर्त में जा रही है कांग्रेस। भिवानी में जैविक खेती बढ़ाने के लिए वसंत महोत्सव 23 मार्च को होगा आयोजन, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने का है प्रयास। लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट बंद, 1300 फ्लाइट कैंसिल, 3 लाख पैसेंजर्स प्रभावित, पावर स्टेशन में आग लगने से सभी ऑपरेशन रोके गए। भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो वहीं अफगानिस्तान सबसे नीचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत से ही दिन के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अब यह 34 डिग्री सेल्सियस के पार कर चुका है। दिन के समय घर से बाहर निकलने पर लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा और तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मार्च के अंत तक गर्मियों का मौसम पूरी तरह से शुरू हो सकता है। आने वाले सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने MSP को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा 24 फसलों पर MSP देने के दावे की पोल एक बार फिर से खुल गई है, क्योंकि सरकार किसानों को सरसों का MSP नहीं दे रही है। हमारे पास बाकायदा किसानों ने सरसों खरीद के रसीद भेजकर अपना दुखड़ा सुनाया है। सरसों की MSP 5,960 रुपए है, लेकिन मंडी में खरीद 5,400 रुपए में की जा रही है, यानी किसानों को लगभग 500 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। पिछली बार धान की खरीद भी MSP से कम रेट पर की गई और इस बार सरसों की खरीद में भी किसानों को लूटने का खेल शुरू हो चुका है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों को धान और गेहूं जैसे फसलों पर MSP से भी ज्यादा रेट देने का वादा किया था। धान की फसल पर बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। बीजेपी ने सरकार बनने के बाद यह वादा नहीं निभाया और न ही इस बार के बजट में ऐसा कोई प्रावधान रखा। प्रधानमंत्री फसल बीमा का कड़वा सच भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में स्पष्ट नजर आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने अब तक लगभग 62% यानी कि 588 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को नहीं दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही बोर्ड परीक्षाओं को परिणाम 15 मई तक जारी होने की उम्मीद है। इधर शिक्षा बोर्ड 2 अप्रैल से पेपरों की मार्किंग भी शुरू कर देगा। इस बार पेपरों की ऑनलाइन मार्किंग नहीं होगी, सारी चेकिंग मैनुअली की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। केवल रद्द की गई परीक्षाएं 27 मार्च को दोबारा आयोजित की जाएंगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की बात करें तो 29 मार्च को समाप्त होंगी। बोर्ड परीक्षा के बाद अब बोर्ड ने रिजल्ट के लिए कमर कस ली है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं पर मार्किंग की प्रक्रिया चल रही है, ड्यूटी लगा दी गई है और मार्किंग सेंटर बना दिए गए हैं। 2 अप्रैल से मार्किंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 15 मई तक रिजल्ट घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी शुक्रवार से खुल गया। यहां से दिल्ली पटियाला हाईवे पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। हरियाणा पुलिस ने 20 मार्च को ही यहां से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। साथ ही पंजाब की तरफ से ट्रॉलियां हटाने में समय लग गया। पंजाब पुलिस ने अंबाला और पटियाला के बीच शंभू बॉर्डर को 20 मार्च को ट्रैफिक के लिए खोल दिया था। इसके बाद दिल्ली अमृतसर जम्मू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को ये दोनों बॉर्डर किसानों से खाली कराए थे। वहीं पंजाब के 2 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के पंजाब चैप्टर और भारतीय किसान यूनियन यानी BKU उग्राहा ने राज्य सरकार की बुलाई गई मीटिंग का बायकॉट किया है। कृषि मंत्री ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में ये मीटिंग बुलाई थी। दोनों संगठनों ने सरकार से बातचीत करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले शंभू खनौरी बॉर्डर से हिरासत में लिए गए नेता रिहा किए जाएं, उसके बाद सरकार से कोई बात होगी। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक श्रवण सिंह पंदेर समेत 101 किसानों को पटियाला के सेंट्रल जेल भेजा गया है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा यानी नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत डल्लेवाल ने इलाज लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की टीम आर्मी कंट्रोल वाले एरिया जालंधर कैंट के रेस्ट हाउस में उनकी निगरानी कर रही है।
हरियाणा के वन और वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत को निशाने पर लिया। उन्होंने मानेसर मेयर को लेकर पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि क्रिमिनल को भाजपा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बाकी यह संगठन पर है कि संगठन क्या करता है। राव नरवीर पूर्व गैंगस्टर राकेश हयातपुर के पत्नी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का जिक्र कर रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले हुए निकाय चुनाव में भाजपा के सुंदरलाल यादव को हराकर निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनी थी। मेयर चुनाव जीते इंद्रजीत खुद को राव का समर्थक बताकर चुनाव रही थी। अभी हाल ही में मेयर इंद्रजीत के पति राकेश हयातपुरिया ने राव इंद्रजीत से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इंद्रजीत हमारे राजा साहब हैं, आदेश देंगे तो बीजेपी ज्वाइन करूंगा। राव नरवीर शुक्रवार को विश्व वानिकी दिवस पर नारनौल में ढोसे के पहाड़ के पास बनी हर्बल वाटिका में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने अटेली के पूर्व विधायक सीताराम को भी इस बार टिकट न मिलने पर तंज कसा। राव नरवीर ने कहा कि कई बार लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं, इस बार सीताराम के साथ भी ऐसा हुआ है। साल 2019 में मैं राजनीति की भेंट चढ़ा था, लेकिन अब की बार भेंट नहीं चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा द्वारा पिछले 10 सालों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रेणी को इस बड़े अभियान के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। जल शक्ति अभियान कैच द रन के छठे संस्करण का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से आज यानी 22 मार्च 2025 को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य जल संचयन, तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, मानसून के जल का पुनः उपयोग, विलुप्त हो रही नदियों का पुनर्जीवन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को आधारित है। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा पौंड अथॉरिटी का गठन भी किया गया है, जो कि प्राचीन तालाबों के पानी का उपचारित कर सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के प्रति लोगों को प्रेरित कर रही है। यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। CM सैनी ने हांसी बुठाना लिंक नहर को भी वाटर स्टोरेज के लिए प्रयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों को भी आपस में जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार करें। इससे बरसात के दिनों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने और निम्न भूजल स्तर को ऊपर लाने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीकृत 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। नेशनल हेल्थ मिशन और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की यह पहल नागरिकों को सरल और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। नागरिक इस टोल फ्री नंबर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी इसी नंबर से ली जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नागरिक अपनी पसंदीदा भाषा में सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग एक मजबूत ट्रैकिंग और टिकटिंग प्रणाली से की जाएगी। इससे शिकायतों का समाधान और दस्तावेजीकरण प्रभावी तरीके से होगा। यह पहल हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मददगार साबित होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा घरोंडा में आयोजित 11वें सब्जी एक्सपो में पहुंचे, जहां उन्होंने मेले का फीता काटकर विधिवत रूप से मेले का उद्घाटन किया। मेले में 10,000 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। शंभू बॉर्डर के खाली होने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि वो पंजाब का एरिया था और पंजाब के ही किसान थे, काफी दिनों से बैठे हुए थे। जिस प्रदेश में ज्यादा प्रदर्शन होंगे वह एरिया पिछड़ेगा। वैसे अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन प्रदर्शन को लगातार रखा जाए तो प्रदेश के विकास में बाधा पड़ेगी, वहाँ के उद्योग शिफ्ट कर जाएंगे। वैसे पंजाब को नुकसान बहुत हुआ है। बार बार हम भी यही कहते थे कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की और नोटिफिकेशन किया और किसानों की सारी बातें मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार को भी करना चाहिए था। अब पंजाब की सरकार ने किसानों को हटाया तो है, लेकिन ये काफी लेट हो गया है। डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने पर सख्त कानून को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जनहित में काफी कानून लेकर आई है। इस सेशन बीज को लेकर भी कानून आया है, ताकि कोई नकली बीज या फिर दवाई न बेच पाए। अगर कोई बेचता भी है तो उसमें सजा का प्रावधान भी है, उसमें 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। वहीं उन्होंने सब्जी मेले के सवाल पर कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मेले बहुत आवश्यक हैं। बागवानी और मत्स्य पालन में भी बहुत ग्रोथ है। कृषि क्षेत्र के अंदर हमारे काफी डिपार्टमेंट है, जिसमें बागवानी मुख्य रूप से है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मेले लगाने होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन मेलों में शामिल हो सके। हरियाणा में 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती का मामला गरमाने लगा है। विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने इसको लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के CM रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठाए। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि फ्लूड लगाकर फेल बच्चे पास किए गए, इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। अब हुड्डा के बचाव में उनके करीबी हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जयप्रकाश JP कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए ऑर्डर को समझ नहीं पाए। दादरी से भाजपा MLA सुनील सांगवान
सांगवान पर जेपी ने कहा कि छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 376 छेद हों। ये सुनील सांगवान, आज इसके पिताजी यहाँ नहीं है। मुझे याद है कि किस तरह से सुनील की नौकरी लगी, इनकी पत्नी कैसी लगी, 10 साल तक गुरुग्राम में इनके रिश्तेदार अहम पदों पर कैसे रहे, ये कैसे अहम पद पर रहे। वह मुझे चुनौती दें तो मैं सारी पोल खोल कर रख दूंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट जीत गए। सदन में बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने अपने पिता सतपाल सांगवान का नाम लेकर कहा कि मेरे पिता हुड्डा की सरकार में मंत्री थे और वो 2008 की इंस्पेक्टर भर्ती में हुड्डा के पास एक गरीब वर्कर की पर्ची लेकर गए थे, लेकिन हुड्डा ने कहा कि कोई भाई भतीजा है तो बता, नहीं तो नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें भर्ती हुए हैं वो सारे इनके रिश्तेदार थे। तब सुनील सांगवान ने कहा कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा का भतीजा भी शामिल था। इस पर विपक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिपाल डांडा ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि अब मिर्ची लग गई है। हरियाणा के भिवानी के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक मेला ग्राउंड में 23 मार्च यानी कल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर से जैविक खेती करने वाले किसान जुटेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसान युवा क्लब द्वारा आयोजित वसंत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल ने बताया कि प्रदूषण भरे माहौल में हमें अपने भोजन और पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि रासायनिक खेती से तैयार भोजन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसलिए भिवानी की युवाओं की पहल पर किसान युवा क्लब प्रदेश भर के जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच पर लाकर इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। इसके तहत 23 मार्च को वसंत महोत्सव के माध्यम से भिवानी के मेला ग्राउंड में सायंकालीन 4 बजे से एक कार्यशाला का आयोजन होगा। इस दौरान जैविक खेती को लेकर परिचर्चा होगी। इसके साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों और जैविक खेती के उत्पादों को प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसान युवा क्लब एक ऐप भी लॉन्च करेगा, ताकि प्रदेश के वे किसान जो जैविक खेती करते हैं तथा जैविक उत्पादों को प्रयोग करने वाले आम लोग जिसके माध्यम से शुद्ध खाद्य पदार्थों को बेच सकें और खरीद सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी पाने के लिए भी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 2 एकड़ से घटाकर 1 एकड़ कर दी है, जिससे भी किसानों को अच्छा लाभ होगा। जींद पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बात तो प्रदेश को आगे ले जाने की हुई थी, लेकिन भाजपा प्रदेश को हर क्षेत्र में पीछे ले जाने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार का बजट नई बोतल में पुरानी शराब से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं कर पा रही है, एक व्यक्ति के दबाव में गर्त में जा रही है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को जींद के जेजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल कागजों में प्रदेश का विकास कर रही है। हकीकत तो ये है कि हरियाणा कर्ज के बोझ तले भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण दबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में हरियाणा को पीछे ले जाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इस सरकार की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। चौटाला ने कहा कि गेहूं की खरीद सिर पर है, मगर अभी तक गेहूं की लिफ्टिंग के टेंडर नहीं हो पाए हैं। सीएम की स्थिति इतनी कमजोर है कि उन्हें मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग के लिए ठेकेदारों के साथ बैठक करनी पड़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में किसानों का धरना उठवाने के लिए की गई कार्रवाई को बर्बर बताते हुए कहा कि कल तक किसानों के साथ खड़ा होने का ढोंग करने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार की पोल उसकी कार्रवाई से खुल गई है। हरियाणा के रोहतक जिले में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़कते हुए कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हाउस में आज तक एक बार भी अपने हलके और रोहतक के बारे में कोई शब्द तक नहीं बोला। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि 1991 से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, पहली बार देखा कि विपक्ष का कोई नेता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के पास केवल विपक्ष की बुराई करने के अलावा दूसरा शब्द नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा अभी सदमे में है, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है वह भूपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो पा रही है। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार के पास बिजली की कमी नहीं है। हरियाणा के 6,700 गांवों में से 5,754 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं और जल्द ही बाकी के सभी गांवों में भी बिजली उपलब्ध करवा देंगे। यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का बजट रखा गया है। साथ ही पानीपत में भी 700 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की योजना है। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयास से 16 लाख मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जबकि गर्मियों में खपत की बात करें तो 12 लाख मेगावाट और सर्दियों में 10 लाख मेगावाट की है। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि बजट में एक प्रावधान लाया गया है कि यमुना या फिर किसी कैनाल में भी फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल डाला जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार की सोच है कि गाँव में भी साफ पानी मिले, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि पंचायती संशोधन बिल भी पेश किया गया, जिसमें सरपंच का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 साल तक उसकी जाँच हो सकेगी। पहले कार्यकाल पूरा होने के 2 साल तक जाँच का प्रावधान था, लेकिन अभी किसी भी पंचायत को चिन्हित नहीं किया गया है। लेकिन जो भी मामले पेंडिंग है या फिर कोई अन्य मामला आता है तो उसकी जांच की जा सकेगी।
दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इस मामले में फिनलैंड ने लगातार 8वें साल नंबर 1 रैंकिंग बरकरार रखी है। वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया। सबसे खुशहाल देश के रूप में फिनलैंड 7.7 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर है। फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन टॉप 4 में बने हुए हैं। ये सभी नार्डिक देश भी कहे जाते हैं। 147 देशों की इस लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा है। पिछली बार भारत लिस्ट में 126वें स्थान पर रहा था। इस मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल के मुकाबले 8 पायदान जरूर ऊपर आया है। हालांकि पाकिस्तान भारत से ऊपर है। 2025 के हैप्पीनेस लिस्ट में पाकिस्तान को 109वां स्थान मिला है। वहीं नेपाल भी भारत से ऊपर रहा, उसे 92वां स्थान मिला है। जबकि श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134 भारत से पीछे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल के मुकाबले 8 पायदान ऊपर आया है। इस लिस्ट में यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कांगो, युगांडा, गाम्बिया और वेनेजुएला जैसे देशों की रैंकिंग युद्ध, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे से घिरे होने के बाद भी भारत से अच्छी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कम होने के कई कारण हैं, जिनमें असमानता, सामाजिक समर्थन की कमी, भ्रष्टाचार और उदारता की कमी शामिल है, जो भारत को खुशहाल देशों की सूची में पीछे धकेलते हैं। हरियाणा जेल विभाग की तरफ से हरियाणा के विभिन्न जेलों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह इंटरव्यू के लिए जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू की तिथि 1 अप्रैल 2025 है। काउंसलर, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, सहकर्मी शिक्षक, नर्स या वार्ड बॉय, अकाउंटेंट, सह क्लर्क, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 557 अंक चढ़कर 76,905 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 159 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,350 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी रही। सबसे ज्यादा एनटीपीसी 3.09%, बजाज फाइनेंस 2.62% और कोटक महिंद्रा बैंक यानी 2.14% चढ़े। महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाइटन और बजाज फिनसर्व में 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी दिखाई दी, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 88,506 रुपए से 337 रुपए कम होकर 88,169 रुपए पर आ गया है। चांदी के भाव में भी 772 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ये 97,620 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,850 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 90,370 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।